नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर की चार दीवारी में रोड शो किया। रोड शो सांगानेरी गेट से शुरू होकर छोटी चौपड़ पर खत्म हुआ। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो रहा। 1 घंटे तक ये रोड शो चलता रहा। इस दौरान अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और जयपुर शहर लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी मंजू शर्मा भी मौजूद रहीं। वहीं इस दौरान जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ। इसी जगह पर विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रोड शो किया था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के लिए पूरे शहर को बीजेपी के झंडों और पोस्टर से सजा दिया गया। पुलिस ने शाह की सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग की थी। शाह के दौरे के लिए चार दीवारी में वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। चार अलग अलग तस्वीरें अमित शाह के रोड शो से जुड़ी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर अमित शाह ने आज मेगा रोड शो किया। मंजू शर्मा के समर्थन में रोड शो करते हुए उनके हक में वोट करने की अपील की। इस दौरान लोगों का भारी सैलाब दिखाई दिया। अमित शाह का जोरदार जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। ने 2014 में वादा किया था कि भ्रष्टाचार करने वाले हर शख्स को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज जब बारी आई है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मोदी जी ने फिर से वादा किया है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। आज 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल रिहाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उनका सपना चकनाचूर हो गया। सोमवार को हाईकोर्ट ने एसओजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स और एक कांस्टेबल को मिली जमानत पर स्टे लगा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। 11 ट्रेनी एसआई की जमानत पर स्टे। एसओजी की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला। सीजेएम कोर्ट से 2 दिन पहले मिली जमानत। करीब 2 दिन पहले सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट ने 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली थी और सभी आरोपियों को सोमवार का इंतजार था और उम्मीद थी कि सलाखों के पीछे से वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन एसओजी की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। इसका मतलब साफ है कि अगली सुनवाई तक सभी 12 आरोपियों को सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। ऑनरेबल कोर्ट ने 12/4/24 को आदेश दिया था कि इलीगल डिटेंशन मानते हुए सभी 12 आरोपियों को जो गिरफ्तार चल रहे थे 4 तारीख से, उनको रिहा करने का आदेश फरमाया था। यद्यपि 2 दिन की छुट्टी थी तो इस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हो पाई। इस ऑर्डर के खिलाफ उच्चाधिकारियों ने यह निर्णय लिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पिटीशन पेश करी। उसके आधार पर आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीजेएम साहब का जो ऑर्डर था 12/4/24 का, उसको स्टे किया है। उस ऑर्डर को स्टे कर दिया है। दरअसल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नकल प्रकरण मामले में हुई थी, जिन्हें 4-4 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। रिमांड खत्म होने के बाद शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई थी, जहां कोर्ट ने 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल को न्यायिक रिमांड पर भेजने का ऑर्डर दिया था, लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली गई। लेकिन जमानत ऑर्डर शुक्रवार शाम जेल प्रशासन तक नहीं पहुंचने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। लेकिन सोमवार को एसओजी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। इस पर हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाकर जमानत पर बाहर आने का रास्ता रोक दिया। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद अब पेपर रद्द करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। गुस्साए युवाओं का कहना है कि या तो सरकार भर्ती परीक्षा को रद्द करे या फिर नतीजा भुगतने को तैयार रहे। सुनिए। तो ये क्यों इस बात को दबा रहे हैं? क्यों इस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रहे? आप इसको भर्ती को रद्द कीजिए और युवाओं को एक मौका दीजिए दोबारा। इस भर्ती परीक्षा में युवाओं को न्याय तभी मिलेगा जब यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से रद्द की जाएगी। जब से सब इंस्पेक्टर भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, तब से फर्जीवाड़ों से परेशान अभ्यर्थी पेपर रद्द करने की मांग करने लगे हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाते हुए पेपर को रद्द कर देना चाहिए।
अभी पेपर लीक को लेकर इन्होंने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं और हमने एसआईटी बनाई है, और एसओजी ने स्पष्ट कर दिया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ था वो 14-15 तारीख को तो जयपुर से लीक हुआ और वो 13 तारीख को बीकानेर से लीक हुआ। जब सारे सबूत इनको मिल गए हैं तो ये क्यों इस बात को दबा रहे हैं, क्यों इस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रहे? हम मांग भी कर रहे हैं 2005 से, जब जगदीश मुखी कह रहा है कि पेपर लीक हुए हैं, तो आप क्यों सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रहे? युवा और बेरोजगारों का कहना है कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। भर्ती में डमी और फर्जी अभ्यर्थियों के अलावा पेपर लीक की बात भी सामने आई है। बेरोजगारों का तर्क है कि पुलिस खुद जांच में स्वीकार कर रही है कि पेपर लीक हुआ है, मगर फिर भी पेपर रद्द नहीं किया गया है। ये सिर्फ लोगों को दिखा रहे हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, जबकि 400 लोगों को एसओजी चिन्हित कर चुकी है और बार बार ये कह रही कि पेपर लीक हुए हैं और उनका री एग्जाम लिया गया उनका, जिसमें वो फेल हो चुके हैं ज्यादातर लोग। तो इससे जाहिर है कि महा घोटाला हुआ है। तो मैं बीजेपी सरकार से ये दरखास्त करता हूं कि आप इसको भर्ती को रद्द कीजिए और युवाओं को एक मौका दीजिए दोबारा। भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी विकास विधूड़ी ने मामले से जुड़े तथ्य एसओजी और सरकार को भी दिए हैं। साथ ही साथ पुलिस की अलग अलग जिलों की जांच में ये सामने आया तथ्यों से भी सरकार को रूबरू करवाया है। साथ ही ये मांग की है कि सरकार में विश्वास बना रहे, इसके लिए तुरंत एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर रद्द करना चाहिए। जो इस पेपर लीक करने के जो मास्टरमाइंड है यूनिक बांबू उर्फ पंकज चौधरी और साथ में सुरेश ढाका, ये दोनों पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं। जब ये मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से दूर है और अभी आपकी गिरफ्त में 32 थानेदार हैं, तो यह फहरिस्त तो इनको गिरफ्तार करने के बाद बहुत अधिक हो सकती है। तो इतना निवेदन है कि इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता के साथ जितने भी ये पेपर लीक माफिया हैं इनको गिरफ्तार किया जाए और इस भर्ती परीक्षा में युवाओं को न्याय तभी मिलेगा जब यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से रद्द की जाएगी। एसआई भर्ती में ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों के जरिए फर्जीवाड़े के सबूत एसओजी को मिल चुके हैं। लगातार फर्जीवाड़े से जुड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पेपर रद्द नहीं हुआ है। लेकिन अब पेपर रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान के एसआई भर्ती 2021 से जुड़े युवा अभ्यर्थी अब सरकार को वोट की चोट देने की चेतावनी दे रहे हैं। एसआई भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है और इस भर्ती में जमकर फर्जीवाड़ा। ऐसे में इस भर्ती का पेपर तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और कर लेते हैं इस वक्त मिल रही बड़ी खबर का। सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, पुलिस ने पनवेल से 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। 3 संदिग्ध हरिग्राम के राधा कृष्ण अपार्टमेंट में रहते थे। जिस बाइक से हमलावर आए थे वो पनवेल से खरीदी गई थी और लगातार इस पूरे मामले पर जांच भी जारी थी। और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अब तक 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अब इन सभी से इस मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो सलमान खान के घर पर सुबह सुबह फायरिंग की गई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं और उसके बाद से ही लगातार हमलावरों की तलाश की जा रही थी और इस मामले में पुलिस को सफलता मिली है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पनवेल से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और जिस बाइक पर सवार होकर इन्होंने फायरिंग की थी वो बाइक इन्होंने किराए पर खरीदी थी। पनवेल से ही ये बाइक खरीदी गई थी। संदिग्ध हरिग्राम के राधा कृष्ण अपार्टमेंट में रहते थे। अब इन तीनों को हिरासत में लेकर इनसे गहनता से इस मामले पर पूछताछ की जाएगी कि आखिर फायरिंग के पीछे मकसद क्या थी। तस्वीरें भी उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। ये वो 2 संदिग्ध जिन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है और इस आगे भी जांच जारी है। और राजधानी जयपुर में रामनवमी से ठीक पहले भगवा मुद्दा गर्मा गया। जयपुर में बाजारों और लोगों के घरों पर लगे भगवा झंडे, भगवान राम की फोटो के झंडे और तमाम झंडों को नगर निगम की टीम ने उतार डाला। तो मामले में अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध दर्ज कराया। इतना ही नहीं, हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि भगवा झंडे किसी पार्टी विशेष के नहीं बल्कि सनातन के प्रतीक हैं। रामनवमी से ठीक पहले भगवा राजनीति, बाजारों और घरों से हटाए गए भगवा झंडे। हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य नाराज। भगवा झंडे पार्टी के नहीं सनातन के प्रतीक। क्या नाम है तेरा? और तेरा क्या नाम है भाई? चलो तेरे पुलिस को बुला रहा हूँ, बुला। तो शर्म नहीं आ रही है भगवान राम झंडे उतारते हुए?
ये वही वीडियो है जिसके बाद जयपुर की राजनीति में हंगामा हो गया। राजनीति में भगवा मुद्दा गर्मा गया। बात इतनी बढ़ी कि हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य नाराज हो गए और सीधे पहुंच गए जिला निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस और फिर ज्ञापन देकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। जी हां, राजधानी जयपुर में रामनवमी की तैयारी में बाजारों और घरों पर भगवा ध्वज और श्री राम के ध्वज लगाए गए थे, जिसको नगर निगम ने हटा दिया और देर रात निगम की गाड़ी में भर कर ले गए। राजधानी जयपुर में रामनवमी के झंडों को लेकर के सियासी जमातों के अंदर एक विवाद छिड़ गया है। एक तरफ कांग्रेस ने पहले जिला निर्वाचन कार्यालय को शिकायत दी, तो दूसरी तरफ जो संत समाज की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करते हुए कहा गया कि जो झंडे धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं, रामनवमी से जुड़े हुए हैं, उसे चुनाव प्रचार से या सियासी पार्टी से जोड़कर न देखा जाए। मेरे पीछे आप देखेंगे जो झंडे हैं, इसमें एक तरफ भाजपा के झंडे हैं जो कि जयपुर में होने वाले अमित शाह के जो रोड शो के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसकी अनुमति ली गई है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ धार्मिक झंडे जो है बाजारों के अंदर लगाए हुए हैं, जिनकी अनुमति यहाँ पर नहीं ली गई है, जिसको लेकर के जो कांग्रेस की ओर से बाकायदा जिला निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायत दी गई थी कि इन झंडों को हटाया जाना चाहिए। नगर निगम हेरिटेज टीम का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपा। कहा कि कांग्रेस को भगवान राम और भगवा से प्रॉब्लम क्या है। इन भगवा झंडों में या तो ओम का चिन्ह बना हुआ है या फिर भगवान राम की तस्वीर लगी हुई है। ये अगर आप पीछे देखेंगे ये भगवा झंडे हैं जिनकी शिकायत बाकायदा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हवा महल से लेकर के किशनपोल और आदर्श नगर के जो कांग्रेस के जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने बाकायदा ये निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत भेजी, जिसके बाद में निर्वाचन आयोग ने मामले में कुछ झंडे हटवाए भी थे, जिसकी शिकायत करने के लिए यहाँ पर जो संत समाज के अध्यक्ष हैं बाकायदा वो पहुंचे, जिसमें हवा महल क्षेत्र के विधायक भी पहुंचे और भी बहुत से लोग पहुंचे। उन्होंने शिकायत करते हुए सीधी सी बात ये कही कि ये इत्तेफाक की बात है कि रामनवमी और चुनाव एक साथ आ रहे हैं। रामनवमी पर हमेशा से झंडे लगते आए हैं, ऐसे में रामनवमी के या सनातन धर्म के झंडों को किसी पार्टी विशेष से जोड़ करके या फिर किसी चुनाव के अवसर से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने दलगत राजनीति या किसी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए भगवा ध्वज नहीं लगाए हैं। ये शिकायत झूठी है। विश्व हिंदू परिषद ने कोई भी भगवा ध्वज नहीं लगाया है। ये जितने भी देश भर में शहर में झंडे मंदिरों में दिखाई देते हैं, वह हिंदू समाज ने हिंदू समाज के प्रतीक भगवा ध्वज लगाए हैं। इनका दलगत राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये झंडे स्थानीय समिति के लोग अपने उत्साह से मंदिर समिति के लोग लगाते हैं। ये हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं, इनको विचार करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह करें, लेकिन हिंदू समाज की ठेस पहुंचाने का काम नहीं करें, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। ये जयपुर में सियासत का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसमें दोनों सियासी जमात के लोग, सनातन धर्म से जो मंदिरों से जुड़े लोग हैं, वो जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचे हैं। उन्होंने शुरुआत में बताया जा रहा है कि कुछ कार्रवाई की गई थी, झंडे हटाए गए थे, उसके बाद में फिलहाल के लिए इस कार्रवाई को रोक दिया गया है, क्योंकि जो झंडे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए नहीं है, उनको लेकर के फिलहाल के लिए कार्रवाई रोक दी गई है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उधर ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में स्वास्थ्य विभाग ने एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। इस मामले में एएजी से विधिक राय मिलने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। खास बात यह है कि इस मामले की जांच संयुक्त रूप से अलग अलग एजेंसियां कर सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रांसप्लांट केस में दर्ज होगा एफआईआर, स्वास्थ्य विभाग करेगा थोटा की एफआईआर। एजी से विभाग को मिल चुकी है विधिक राय। मामले में संयुक्त रूप से जांच करेंगी एजेंसियां। पहले राजस्थान में फर्जी एनओसी का खेल और फिर हरियाणा में अंगों की खरीद फरोख्त का भंडाफोड़। दो मामले सामने आने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब तक राजस्थान में फर्जी एनओसी के मामले की ही एसीबी जांच कर रही थी, लेकिन हरियाणा के गुरुग्राम में खरीद फरोख्त का मामला सामने आने के बाद इस मामले में प्रॉपर एफआईआर दर्ज होगी। चूंकि ये मामला ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस लिहाज से राज्य सरकार ने एएजी के विधिक राय मांगी थी। चिकित्सा शिक्षा विभाग को अब एएजी से विधिक राय मिल गई है, जिसका प्रस्ताव बना करके गृह विभाग को भेज दिया गया है।
माना जा रहा है कि अब किसी भी वक्त इस मामले में FIR दर्ज हो सकती है। उसमें हमें डबल AG से राय लेनी पड़ी कि इस तरह से हम FIR दर्ज कराएं, कोई भी उसमें जो एक्ट के तहत अपेक्षाएं हैं वो ऐसा ना हो कि अपूर्ण रह जाएं और फाइनल स्टेज पे हमारी पूरी कार्यवाही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। इसलिए हमने डबल AG से राय ली है और उस राय को लेने के बाद हमने गृह विभाग को इसके बारे में प्रस्ताव भेज दिया है। गृह विभाग से सहमति मिलने के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी द्वारा इस मामले में FIR दर्ज की जाएगी। माना जा रहा है कि इस मामले की जांच संयुक्त रूप से अलग अलग एजेंसियां कर सकती है। इस मामले में अलग अलग पहलू सामने आए हैं, इसलिए अलग अलग एजेंसियों में जांच का प्रस्ताव विचाराधीन है। ये सही है कि इस प्रकरण के कई पहलू हैं और कई एजेंसी अलग अलग तरीके से इसमें जांच कर रही हैं और संयुक्त जांच का भी एक जो प्रस्ताव है वह विचाराधीन। हरियाणा के गुरुग्राम में बांग्लादेशी युवक की किडनी जयपुर में निकाले जाने के भंडाफोड़ के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के खरीद फरोख्त की आशंका बढ़ गई है। माना जा रहा है कि पुलिस द्वारा मामले की जांच करने पर कई खुलासे हो सकते हैं और इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। उधर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल और बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। जुबानी कटाक्ष के बाद अब जुबानी मार भी शुरू हो गई। जीत के लिए प्रत्याशी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं नेताजी को खुली चुनौती दे रही हूँ आज माजपुरा में यहाँ से कि अगर बिना भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं की इच्छा के यहाँ पे एक लट्टू भी झुक जाए ना तो मेरा नाम बदल देना चाहिए। अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता की तरफ हाथ उठा करके देख ली तो शॉट मार मार के हालत खराब कर दी। ये बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा है जो नागौर सीट से बीजेपी के टिकट पर हुंकार भर रही है और अपने विरोधी RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को खुली चुनौती दे रही हैं। जिस भाषा में हनुमान बेनीवाल बोलते हैं उसी भाषा में ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को चुनौती दी है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि खिंसर में मेरे एक भी कार्यकर्ता पर आंख उठा करके देखा तो सोट यानी लाठी मार मार करके हालत खराब कर देंगे। मैं नेताजी को खुली चुनौती दे रही हूँ आज माजपुरा में यहाँ से कि अगर बिना भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं की इच्छा के यहाँ पे एक लट्टू भी झुक जाए ना तो मेरा नाम बदल देना चाहिए। अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता की तरफ हाथ उठा करके देख ली तो शॉट मार मार के हालत खराब कर दी। 19 तारीख को जिस जोश के साथ आप यहाँ पे आए हैं, जिस पूरे जोश के साथ बैंड बाजे के साथ में आप पूरे गाँव में घुमा करके लेकर के आए हैं, इतने ही जोश और उत्साह और हिम्मत के साथ में 19 तारीख को वोट देना और किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है कि आकर के बूथ के ऊपर आपको रोक सके। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर काम नहीं करने का भी आरोप लगाया। कहा कि बेनीवाल ने कभी भी खिंसर और नागौर के लिए कोई काम नहीं किया। परबतसर में थी और एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं थी जहाँ ज्योति मिर्धा ने पहुंच करके गाँव के गवाड़ में गट्टे पे बैठ करके एम्पीडेट का पैसा ना था वहाँ पे तो नेताजी को था कि नेताजी को पिछली बार ढिगले वोट दिए थे बीजेपी वालों ने, साथ मिलकर रला रुलू करके जबरदस्त जिता करके भेजा था और एक भी पंचायत ऐसी नहीं थी जहाँ हमारे नेताजी पहुंचे थे। एक भी पंचायत ऐसी नहीं मिली जहाँ सांसद महोदय का पैसा लगाओ पिछले 5 सालों में और वहाँ पे लोग बैठ करके देख रहे हैं कि भाई हमने जिसको सांसद बनाया था वो खीमसर का सांसद था या वह नागौर का सांसद बन के गया। और ये क्षेत्र मैं कहती हूँ ये तो गढ़ हुआ करता था जिसको वो कहते हैं कि भाई मेरा गढ़, मेरा मजबूत गढ़, इसमें कोई घुस नहीं सकता। और आज मैं देख रही हूँ कि उस गढ़ की हालत क्या हो रखी है कि गढ़ दुड़ता दिखाई दे रहा है। जो आप लोग इस संख्या में यहाँ आए, हमारा हौसला बढ़ जाता है आप लोगों को देख करके कि अगर माडपुरा में ये स्थिति है, अगर खरनाल में ये स्थिति है, अगर आखला में ये स्थिति है और उससे पहले बड़ाया में भी अगर ये स्थिति थी तो भाई नेताजी वोट लेर कटवाओ मन तो सोचना पड़ेगा। एक चीज बताना चाहती हूँ, नेताजी धमका के काम करते हैं और इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने एक भय का वातावरण फैला रखा है कि आज किसी का भी होगा काम तो मेरे कहने से होंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाए हैं। इससे पहले बेनीवाल के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर के दिए गए बयान को लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा था। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच ताबड़तोड़ जुबानी प्रहार चल रहे हैं और हनुमान बेनीवाल भी ज्योति मिर्धा के हर जुबानी बार पर अपनी जुबानी कमान से भी तीर छोड़ रहे हैं।
फिलहाल राजस्थान में लोकसभा के रण में जीत के लिए केवल जुबानी वार ही चल रहे हैं, लेकिन जनता का मूड क्या है वो आने वाले समय में ही तय हो जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।